तो आज के लेक्चर में हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी। डिस्टिंग्विशेबिलिटी और इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। डिस्टिंग्विशेबिलिटी माने अलग अलग होना और इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी माने अलग अलग ना कर पाना। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो जनरली मैटर है, कोई सा भी हम मैटर लेते हैं, वो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लें सपोज हम, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इस तरह से स्पिन एटसेट्रा। तो अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, थ्योरेटिकल इक्वेशन लेते हैं, और उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन है सपोज इक्वेशन में, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2, उनकी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई हमने, और अगर हम इलेक्ट्रॉन 1 को हटा देते हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन 2 रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 की जगह इलेक्ट्रॉन 1 रख देते हैं, यानी कि उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, और उसके बाद भी कोई इक्वेशन नहीं बदलती, देन वो पार्टिकल थ्योरेटिकली क्या कहलाए जाएंगे? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। लेकिन हम लोग तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी कैसे आएगी? वो हैमिल्टोनियन से देखी जाएगी। जैसे हैमिल्टोनियन, एग्जाम्पल के लिए मैंने हैमिल्टोनियन लिया हीलियम पार्टिकल का, तो हीलियम पार्टिकल का हैमिल्टोनियन ले रहे हैं ये दिस वन। यहाँ 1 और 2 मीन्स 1 जो सबस्क्रिप्ट लगाए हैं, P1 जैसे लगाया है, P1 रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और P2 रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हीलियम एटम है, उनके मोमेंटम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, इसलिए उनका मास भी सेम रहेगा और उनका चार्ज भी सेम रहेगा। इसलिए हमने M1 M2 ना लेके M ले लिया है, और E1 ना E2 लेके E1 E2 अलग अलग ना लेके EE ले लिया है, दोनों का मास चार्ज। अब इसमें आपको पता है हैमिल्टोनियन जो होता है एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो P1² प्लस P2² काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का सम हो गया, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इंटरेक्शन, पहले इलेक्ट्रॉन का फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इंटरेक्शन, तो प्लस ZE चार्ज न्यूक्लियस पे है और माइनस E चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है, इसलिए दो टर्म हो गई। पहले जो माइनस में है, माइनस की दो टर्म जो है इसमें हैमिल्टोनियन में, वो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दिखा रही है फर्स्ट और सेकंड का विद इन न्यूक्लियस। और जो लास्ट टर्म है E²/R1 - R2, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का आपस का इंटरेक्शन। तो R1 - R2, R1 पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, R2 पोजीशन वेक्टर है सेकंड इलेक्ट्रॉन का, तो उनकी रिलेटिव पोजीशन हो गई, तो उनकी इंटरेक्शन टर्म हो गई है, यानी इट्स अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हैमिल्टोनियन आपने देख लिया ये है। अब इसमें अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन को दूसरे से रिप्लेस कर दूं और दूसरे को पहले से रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा? P1 की जगह P2 हो जाएगा, P2 की जगह P1 हो जाएगा, R की जगह R2, R1 की जगह R2 हो जाएगा, R2 की जगह R1 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हैमिल्टोनियन फिर तो सेम ही आएगा फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस करने से। दैट्स वाई वी कैन राइट H12 इज इक्वल टू H21, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्या आएगा? सेम आएगा। अगर हम आइडेंटिकल पार्टिकल ना हो हमारे पास, सपोज अलग अलग तरह के पार्टिकल, हमें नहीं पता आइडेंटिकल हैं क्या है, तो उसका हैमिल्टोनियन कैसे लिख सकते हैं? दो पार्टिकल्स का हम हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं इस तरह से, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से। इसमें हमने दोनों पार्टिकल के चार्जेस E1 E2 ले लिए और मासेस M1 M2 ले लिए, और उनके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 ले लिए। तो इस तरह से हैमिल्टोनियन लिख देंगे आप। और इससे अगर हम कहें कि ये इक्वेशन तो हमने जनरल इक्वेशन लिख दी, लेकिन इससे आइडेंटिकल पार्टिकल्स अगर ये होते हैं तो फिर ये इसका कैसा होगा? तो इसके जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, उन सॉल्यूशंस में जब आप E1 = E2 रख देंगे, E1 = E2 = E रख देंगे, जैसे लास्ट में मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अब देखिए लास्ट में मैंने लिख रखा है ये, अगर M1 = M2 = M रख देंगे और E1 = E2 = E रख देंगे, तो जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए मिलेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में क्योंकि हम वेव फंक्शन को डिस्कस करते हैं,
और वेव फंक्शन का सॉल्यूशन हम निकालते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो आपको स्क्रीन पे इक्वेशन नंबर 4 दिख रही है, श्रोडिंगर इक्वेशन। सपोज इस श्रोडिंगर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमारे पास, psi12 और psi21. Suppose we have two solutions of this equation, psi12 and psi21. Psi12 means first particle, second particle, and psi21 means at the place of first we have put the second particle, and at the place of means we have interchanged the particles. तो सपोज इसके दो सॉल्यूशन है psi12 और psi21. अब प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट सॉल्यूशन, तो जब फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ इस इक्वेशन को आप लिखेंगे, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को एस साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस जेड साई बाई डेल टी को, तो पहला पार्टिकल एच की जगह आप लिख देंगे H12, ये आपने इक्वेशन लिख दी, ये आपने इक्वेशन लिख दी H12 इज इक्वल टू psi12 और दिस वन इक्वेशन। ये पहली कंडीशन हो गई, पहला पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है। इस इक्वेशन को अगर हम इसके लेवल चेंज कर दें, यानी पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर दें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पार्टिकल्स को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये वाली S21 psi21 दिस वन। अगर ये दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, अगर ये आइडेंटिकल पार्टिकल हैं तो आपको पता है कि H12 इज इक्वल टू S21 होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में S21 की जगह H12 रखने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर ये आ जाएगी तो इसका मतलब वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर दो पार्टिकल्स के वेव फंक्शंस में सुपरपोजिशन होता है, ओवरलैपिंग होती है, तो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और वेव फंक्शन में सुपरपोजिशन नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होती, तो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स माने जाते हैं। ये जो इक्वेशन अभी आपको मैं दिखाई थी एस आई श्रोडिंगर इक्वेशन, एस आई इक्वल टू आई एच क्रॉस जेड साई बाई डेल टी है, इसका सॉल्यूशन अगर psi12 है, इसका सॉल्यूशन है दो लिखे हैं psi12 और psi21, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन psi12 और psi21 के कॉम्बिनेशन भी होंगे, यानी जो भी वेव फंक्शन होता है उसके सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो भी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अब हम दोबारा से आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन समझाना की शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ देखिए आप psi12 को मैं घुमा के लिख रहा हूँ, psi12 इज इक्वल टू दिस, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो psi12 आ जाएगा इसका आंसर। तो psi12 को ऐसे लिख दिया हमने लंबा, मीन्स हाफ ऑफ द सम ऑफ टू वेव फंक्शन प्लस हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वेव फंक्शंस। इसमें जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की, फर्स्ट टर्म यानी ये वाली टर्म जो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाती है, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाती है। और जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये एसिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाती है। ये जो आपका लिखा है एसिमेट्रिक वेव फंक्शन, ये एसिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाती है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वेव फंक्शन में अंतर क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन में अगर आप पार्टिकल्स के लेवल्स को चेंज कर देते हैं, जैसे ये था आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन, उस इक्वेशन में ये था, इसमें आप 1 को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 2 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन सेम रहेगी। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होता है, अब मैं एसिमेट्रिक पे आता हूँ। एसिमेट्रिक में जैसे ये वेव फंक्शन है, ये था एसिमेट्रिक आपका, ये इसमें जब भी आप पार्टिकल्स के लेवल को चेंज करेंगे, चेंज कर दिया देखो यहाँ पे, तो जो एसिमेट्रिक वेव फंक्शन था वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा पुराना वाला। तो इसलिए इंटरचेंज ऑफ 1 और 2 करेंगे तो एसिमेट्रिक वेव फंक्शन का साइन बदल जाता है और सिमेट्रिक वेव फंक्शन में साइन नहीं बदलता। अब दोबारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन पे आते हैं। सिमेट्रिक वेव फंक्शन ये है आपका, आपने देख लिया, जिन पार्टिकल्स का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है वो बोस आइंस्टीन्स स्टैटिक्स फॉलो करते हैं और बोसॉन्स कहलाते हैं, जैसे फोटॉन्स एटसेट्रा, ये आपको एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसमें। और एसिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन से पार्टिकल फॉलो करते हैं, फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स फॉलो करते हैं और फर्मियोन्स कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा।